हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? हम लोग 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग। सर अब की बार का जो दिसंबर का एग्जाम था वो मेरा क्रैक तो हो गया है नेट का। ओके। पर वो सिर्फ पीएचडी ओनली हुआ है। अच्छा, ओके। जी कितना कितना स्कोर है पेपर 2 में? सर 170 गया है टोटल स्कोर। ओके ओके ओके। जी ठीक है। सो यू आर लुकिंग फॉर द पीएचडी एडमिशन, राइट? सर एक्चुअली आई एम परसुइंग पीएचडी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरा। हम्म। और अभी मैं चाह रही थी कि मेरा यूजीसी मतलब असिस्टेंट लेक्चरर के लिए हो जाता या जेआरएफ ही निकलता। हम्म। पर मेरी प्रिपरेशन क्योंकि ये सेल्फ स्टडी से था तो इस वजह से अभी तो बस पीएचडी ओनली हो पाया है। ओके ओके। तो आपको कॉलेज फेलोशिप दे रहा है? नहीं सर, वो यूआरएस की है ना, जो उनकी एज है वो 35 है। ओके ओके। और मैंने 35 क्रॉस कर लिया है। हम्म। तो अब तो सिर्फ मेरा यही है कि असिस्टेंट लेक्चरर के लिए नेट हो जाए, दैट्स इट। ओके ओके। जी ठीक है ठीक है। ओके, तो वैसे आज का सेशन पीएचडी ये रिसर्च प्रपोजल को लेकर के है। तो आई थिंक आपने तो बनाया होगा पहले, बिकॉज आपने पीएचडी हाँ। एडमिशन का हो गया है तो। हाँ जी। हाँ जी सर। ओके ओके। और एनीवन? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा इस बार नेट हुआ है लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ। ओके, कितने मार्क्स से रह गया? सर मतलब काफ़ी है, 7-8 क्वेश्चन से रहा है। ओके ओके ओके। 184 स्कोर था सर ओवरऑल। 184। हाँ, काफ़ी यस तो। और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में। और सर। इस बार जून का एग्ज़ाम दीजिएगा, और अभी आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ाई करिए। और जो भी एरिया आपको लग रहा है वीक है उस पर अभी से फोकस करिए। स्टार्टिंग में पहले वही टॉपिक पढ़ना जो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा, या जो वीक एरिया होगा आपका। ओके सर। ठीक है। और एनीबडी? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसा हुआ आपका पेपर? सर मेरे 168 मार्क्स हैं, तो जेआरएफ तो नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए क्वालिफाई ओके हूँ सर। ओके ओके। तो अभी क्या प्लान है आपका, पीएचडी में एडमिशन लेना है या जेआरएफ के लिए और ट्राई करेंगे? सर मैं सोच रही हूँ जून वाला एग्जाम देके जेआरएफ करके देन पीएचडी। ओके। सर आप बताइए क्या करना चाहिए। आई थिंक आप एग्ज़ाम दीजिए, साथ साथ में पीएचडी एडमिशन के लिए भी ट्राई करिए। बिकॉज बहुत सारी जगह पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुद फेलोशिप देते हैं, तो अगर आपका नेट के थ्रू भी हो जाता है तो पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा, और अब बाद में आप जेआरएफ अगर आपका हो जाता है तो फेलोशिप आपको मिलेगी। वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब भी आपका जेआरएफ होगा ओके जी तो सर। ट्राई करते रहिए, क्योंकि अगर पीएचडी एडमिशन होता है तो वो भी अच्छा है कि आप जहाँ से भी हैं, आप कहाँ से करना चाहते हैं, अपने स्टेट से या और कहीं से पीएचडी? सर वैसे तो मैं भोपाल में रह रही हूँ, बट मैं सोच रही थी डीयू में, और मतलब ओके। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से यदि हो सकता तो सही रहता। हाँ हाँ, अभी फॉर्म आएंगे। आई थिंक जून जुलाई में आते हैं एक बार, और एक बार आपके जनवरी के आसपास। तो 2 बार पीएचडी का एडमिशन होता है, तो आप एक बार चेक करते रहना उसका वेबसाइट डीयू का और बाकी जो भी इंस्टीट्यूट है। ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर जैसे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई हुई हूँ, हम्म। तो सर अभी ये है कि घर वाले भी मतलब थोड़ा ऐसा है कि अभी कुछ अर्न करना है, तो सर ऐसा है कि मैं किसी कॉलेज में टीच करना चाहूँ तो मैं कर हाँ सकती हूँ ना अभी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। आप पीएचडी भी कर सकते हो, साथ साथ में पढ़ा भी सकते हो। जैसे कि आपने कहीं पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और पीएचडी आप डिस्टेंस से कर सकते हो। जैसे कि एक रेगुलर पीएचडी होता है, एक डिस्टेंस से होता है। तो रेगुलर में आपको डेली जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, अटेंडेंस वगैरह होगा। बट डिस्टेंस से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टीचर ऑलरेडी हैं, तो वो पढ़ाते रहते हैं और डिस्टेंस से पीएचडी करते रहते हैं। बीच में कभी जाना पड़ता है 3-4 महीने में 1-2 दिन के लिए।
तो आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो सर अच्छा, इसके लिए फिर मुझे अभी देखना पड़ेगा किस कॉलेज में इस मतलब सोशल वर्क से फैकल्टी के लिए हाँ। उन्होंने मतलब बोला है, तो फिर अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। सर उसमें इंटरव्यू होता है या फिर उस कॉलेज के लिए एग्जाम भी होता है दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों लिए? होता है, इंटरव्यू भी होगा और रिटर्न भी वो लोग लेते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट हाँ एटलीस्ट इंटरव्यू तो होगा ही होगा, रिटर्न भी हो सकता है। जी सर, ठीक है सर, बाकी मैं आपसे पूछूंगी कुछ ऐसा रहेगा तो। जी थैंक जी यू सर। ओके। लाइफ लॉन्ग सर, मेरा स्कोर 186, JRF लॉस्ट बाई 8 क्वेश्चन, पेपर 1 वाज वीक, पेपर 1 वाज वीक। तो पेपर 1 आपका कितना स्कोर आया हुआ है? लाइफ लॉन्ग, कैन यू स्पीक? ओनली 25 क्वेश्चन। देखो 25 तो आई थिंक बहुत कम है, आपको एटलीस्ट 70 मार्क्स लाने, तो 35 क्वेश्चन तो कम से कम करेक्ट होना चाहिए JRF के लिए, मतलब क्योंकि उसी के आसपास जाते हैं, 70 के आसपास ही जाएगा कट ऑफ, तो आप उतना लेकर चलिए कि 35, 36, 37 क्वेश्चन करेक्ट हो। तो आपको अभी और 10-15 क्वेश्चन और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जो एरिया आपके वीक हैं उस पर फोकस करिए पेपर 1 में। देखिए दोनों पेपर इंपॉर्टेंट हैं, पेपर 1 या पेपर 2, बिकॉज पेपर 1 में क्या है 50 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे तो फिर वो ईजी हो जाता है JRF। क्योंकि पेपर 2 में बहुत सारा लेंदी मतलब आपका सिलेबस है, बहुत कुछ कवर करने के लिए होता है उसमें। सो ट्राई टू कवर बोथ पेपर 1 पेपर 2, एंड जो भी वीकनेस है अभी आपको लग रहा है कि वीक एरिया है, अभी तो काफ़ी समय है जून एग्ज़ाम का, तो आप तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ये रिसर्च प्रपोजल को लेकर के, ये क्लास है तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोगों का अभी नेट या JRF हो गया है तो उन लोगों ने बोला था कि सर एक क्लास लीजिए इसको लेकर के। जो भी बीच में डाउट होता है पूछते जाना। और ऑल अबाउट द रिसर्च प्रपोजल, उसी को लेकर के, जैसे एक क्लास पहले हुआ था बट आई थिंक उसमें सब लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो ये स्पेशली इसी के लिए है। और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रपोजल बनाना है, रिसर्च प्रपोजल PhD एडमिशन के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, PhD एडमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, ओके, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो अगर रिटन एग्ज़ाम होता है तो रिटन एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा कि वो रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर सोशल वर्क डिपार्टमेंट है तो फिर वो सोशल वर्क के क्वेश्चन पूछेंगे प्लस रिसर्च मैथोलॉजी के क्वेश्चन, ये आपका रिटन में होता है जनरली। पहला राउंड होता है। दूसरे राउंड में क्या होता है कि इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के अंदर वो लोग जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर जब आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करते टाइम पे एक वो रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। ठीक है, तो उसको आपको सबमिट करना पड़ता है, और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी रहती हैं कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, कितने वर्ड्स का होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, जैसे अराउंड 3000 से लेके 5000 तक के वर्ड्स का मांगते हैं। इसके बाद क्या उनका फ़्लो, जैसे यहाँ पर जो फ़्लो लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगेगा तो इसमें बोल देते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, रिसर्च गैप या सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी उसके अकॉर्डिंग वो लोग मेंशन कर देते हैं। तो आपको अपना प्रपोजल को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, तो एक प्रपोजल बना के रख लेना है, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वर्ड लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ओके। सो बेसिकली होता क्या है रिसर्च प्रपोजल, एनीबॉडी, क्या है रिसर्च प्रपोजल? इज ए काइंड ऑफ प्लान जो आप स्टडी करने वाले हो फ्यूचर में, आपकी जो रिसर्च होगी, ठीक है, उसका आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे स्टडी करना है, तो जो प्लान होता है, तो बेसिकली आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ये बताते हो कि आप किस तरीके की स्टडी करना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी डू यू वांट, ओके। और ये जो स्टडी है मैं करना चाहती हूँ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं क्या इंपॉर्टेंस है आपकी स्टडी का तो कोई आपको एडमिशन क्यों ही देगा,
क्योंकि जनरली वो पूछेंगे ना कि आपकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंट्रीब्यूट करेगी आपकी स्टडी, आपका रिसर्च, तो आपको बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बताना पड़ता है कि ये जो इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है आपकी स्टडी का, ये रेलेवेंट है और इसको आप स्टडी कैसे करने वाले हो, हाउ यू विल गोइंग टू कंप्लीट दिस स्टडी, उसको आपको बताना होता है। और किस तरीके से इन सभी के सभी डिफरेंट कंपोनेंट के माध्यम से पूरा फ्लो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल को लेके आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम लिख रहे होते हैं, इससे क्या होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सर हम्म, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अपन टॉपिक कैसे चूज करें कि मुझे कौन सा टॉपिक, मतलब वो टॉपिक सोशल वर्क से रिलेटेड है नहीं है? हाँ देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा, जैसे कि देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। टॉपिक को चूज करने से लिए पहले आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च पेपर वगैरह। 1 सेकेंड, रिसर्च पेपर आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, मतलब एक बेसिक आइडिया तो होगा ना आपके पास, जैसे कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं। मास्टर्स में आपका जो डिसर्टेशन होगा उसमें कोई टॉपिक होगा? नहीं सर, मेरा तो प्लेन MSW था तो उसमें कोई भी उन्होंने मास्टर्स में किसी प्रकार का फील्ड वर्क या डिसर्टेशन नहीं कराया था? सर हमने इंटर्नशिप किया था एक हॉस्पिटल में, हम्म, बट एग्जैक्ट मुझे ठीक है, कोई idea बात नहीं है नहीं, सर। ठीक है। अभी आपको अगर पीएचडी करनी है तो आपको टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आप टॉपिक चूज़ करने से पहले आपको पेपर पढ़ने पड़ेंगे कि बेसिकली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कुछ तो आपने सोचा होगा कि हम पीएचडी करना चाहते हैं और इस टॉपिक पे स्टडी करना चाहते हैं। एक तो बेसिक आइडिया तो रहता है स्टूडेंट को कि हमारा एक और मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है इस एरिया के अंदर है। आपको सोशल वर्क में स्टडी करना है, किस पे, महिलाओं पर स्टडी करना है, बच्चों पे, चिल्ड्रन पे, या बूढ़े ओल्ड एज पीपल्स पर, या एजुकेशन पर, या हेल्थ पर, या CSR पर। कुछ तो बेसिक आइडिया होता है स्टूडेंट को, अदरवाइज़ फिर पीएचडी करने का मतलब ही नहीं है अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या स्टडी करनी है। तो एक बेसिक आइडिया रहता है, मतलब अगर आपको पीएचडी करनी है तो कुछ तो होगा आपके दिमाग में। जी सर 2-3 टॉपिक हैं, फिर मैं हाँ उसमें से डिसाइड करूँगी। हाँ, जी ठीक सर। ठीक है, 2-3 टॉपिक है तो आप उसको, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक तो ये रिसर्च पेपर कहाँ से पढ़ना है, और ठीक। दूसरी बात सर, जैसे 2 टॉपिक में मेरे को भी प्रॉब्लम है, अगर आप और क्लैरिफाई कर दें तो अच्छा है। सर जैसे एक तो है मेंटल हेल्थ और सोशल स्टिग्मा, और एक डेवलपमेंट है तो सिटी डेवलपमेंट है। तो जैसे मेरे घर पे जो लोग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसमें ज़्यादा फ्यूचर है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, देखो रिसर्च में ऐसा नहीं होता, मतलब फ्यूचर क्या, कोई भी टॉपिक, कोई भी एरिया कभी कभी क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो लोग स्टडी करेंगे सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, ठीक है, तो ये सब बर्निंग टॉपिक हैं, मतलब इनका रेलेवेंस अभी ज़्यादा है। या क्लाइमेट चेंज पे जो स्टडी कर रहा है, तो क्योंकि इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है, इस पर रिसर्च पेपर ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। ओके, जैसे कि और भी कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ स्टडी हो रहा है। तो ये जो ऐसे टॉपिक जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में रेलेवेंट ज़्यादा है, तो उन पे लोगों का फोकस ज़्यादा होगा। और जो प्रोफेसर होंगे वो भी स्टडी करना चाहते हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके पास ऐसे स्टूडेंट आए जो ऐसे करंट इशू पे ज़्यादा स्टडी कर पाएँ, इनका रेलेवेंस ज़्यादा है फ्यूचर में। बाकी तो टॉपिक कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं होता है, आप उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो। आपको कुछ क्या चीज़ ऐड करनी है, और जो चीज़ आप ऐड करोगे वही आपका रिसर्च है। आपका जो नोबल वर्क होगा दैट इज़ समथिंग जो आप ऐड करने वाले हो ना। पहले से कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर वो आप सेम चीज़ नहीं करोगे, तो आप कुछ एडिशन करोगे अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, तो वही आपका रिसर्च कहलाता है। तो अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी करंट टाइम में रेलेवेंट हैं, वो ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस होगा, तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। या आपका कोई टॉपिक है उसको आप बदल सकते हो अपने हिसाब से कि अभी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बात कर रहे हो, किसका क्या क्या टॉपिक बताया आपने? हेलो। सर एक तो मेंटल हेल्थ एंड सोशल स्टिग्मा, हम्म, और एक अर्बन डेवलपमेंट सोच रहा था मैं। अर्बन डेवलपमेंट में क्या चाहिए? अर्बन बहुत मतलब काफ़ी ब्रॉड है अर्बन डेवलपमेंट। सर इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, मैं मेंटल हेल्थ की सोच रहा था, पर मेरे तो देखो मेंटल मेंटल हेल्थ बता किसकी, मेंटल हेल्थ किसकी, मतलब कौन सी एज ग्रुप की मेंटल हेल्थ की आप बात सोशल, हैं?
सर इतना तो वो तो करना वही नहीं है ना। देखो, मेंटल हेल्थ मतलब होता है कि अभी सब एज ग्रुप आ जाएगा ना, बच्चों की बात कर रहे हो आप, या ओल्ड एज पीपल की बात कर रहे हो, या फिर अडल्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो किस एज की, या मैरिड सर पीपल। एडल्ट एडल्ट हाँ, तो अडल्ट में भी कैटेगरी होती है, आप महिलाओं की स्टडी करना चाहते हो, पुरुषों पे स्टडी करना चाहते हो, या किस टाइप, या ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जांपल जो कि डाइवर्स पीपल, जिन लोगों का डाइवर्स हो गया है, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है ना, तो आपको उस पर ज़्यादा स्टडी, मतलब पहले फोकस करना पड़ेगा एक टॉपिक पे, एक बेसिक टॉपिक जैसे मेंटल हेल्थ ले लिया आपने, अब आपको कुछ पेपर पढ़ने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि बेसिकली आपका टॉपिक क्या होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेरी ब्रॉड। समझ में आ रहा है? अच्छा तो इतना स्पेसिफाइड होना चाहिए। हाँ बहुत, क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या स्टडी करना चाहते हो, तो क्या बोलोगे मेंटल हेल्थ, तो वो पूछेगा मेंटल मान क्या, क्योंकि मेंटल हेल्थ तो अलग अलग एज ग्रुप का हो सकता है, अलग अलग मतलब कई प्रकार से देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर भी देख सकते हो, पुअर, रिच, सबकी मेंटल हेल्थ अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर डिपेंड करता है, सोशल फैक्टर, कास्ट भी एक फैक्टर होता है। सो देयर द मल्टीपल वेरिएबल्स, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपका बेसिकली टॉपिक क्या होगा फाइनल में। तो वो उस चीज़ के लिए पहले आपको मैं, अच्छा ये पहले डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। पहले तो ये देखना है कि जो रिसर्च पेपर होते हैं, लिटरेचर भी हम कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को चूज़ करने के लिए, तो पहले उसको करना कैसे, कैसे डाउनलोड करने हैं पेपर वगैरह, प्रोसेस मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको करना क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आपका टॉपिक क्या है। जैसे मान लीजिए आपका एज ए टॉपिक मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कोई सोशल ग्रुप वर्क एंड वेलफेयर, डेवलपमेंटल वेलफेयर इन दी रूरल एरिया या रूरल यूथ, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूथ होते हैं उनकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उन पे स्टडी करना चाहते हैं कि जो सरकार के जो डेवलपमेंट वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, और सोशल ग्रुप वर्क को लेकर के, ये मान लीजिए हमारा एक ब्रॉड टॉपिक हो गया। अब इसको आपको स्टडी करना है, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते जाना, मैं आपको एक आइडिया देता जाऊँगा। ये मान लीजिए टॉपिक हो गया सोशल ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट वेलफेयर इन दी रूरल यूथ, अमॉन्ग दी रूरल यूथ, ठीक है। अब यहाँ से आपको कीवर्ड पकड़ना है, जैसे आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे ना पेपर के लिए, तो कीवर्ड्स क्या क्या होंगे। तो मैंने कोई टाइटल लिख लिया, इसमें आपके सोशल ग्रुप वर्क हो गया एक कीवर्ड, डेवलपमेंटल वेलफेयर एक कीवर्ड ये हो गया, ओके, या इसके अलावा रूरल यूथ ये कीवर्ड हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक कीवर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड आपको बना लेने हैं, और उन सभी कीवर्ड का यूज़ करना है पेपर को सर्च करने के लिए। तो आप लोगों का जो टॉपिक है, जो भी ब्रॉड टॉपिक, जो भी आपने थोड़ा बहुत सोचा होगा, उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको देखना है कि आपके टॉपिक के अंदर क्या क्या कीवर्ड है, ओके, उसी को आप सर्च करोगे, उसी से पेपर निकल के आएंगे। क्लियर? बोलिए। सर जैसे ऐसा सर्च करने की रिसर्च पेपर अराउंड मेंटल हेल्थ। नहीं, ऐसे इतना इतना नहीं लिखना होता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ सर्च करना है, तो वो रिसर्च पेपर ही होंगे उसमें, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। गूगल पे सर्च मत कर देना, वहाँ कुछ मिलता नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। पहले आपने टॉपिक लिख लिया अपना, जो भी टॉपिक है उसके जो कीवर्ड्स हो गए आपने बना लिए, जो भी 2-4 कीवर्ड बनेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ बात की रूरल यूथ, मतलब हुआ कि आप जो कीवर्ड यूज़ करोगे उसमें जो पेपर निकल के आएंगे वो केवल रूरल यूथ पे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूथ है उन पे फोकस होंगे, और जो भी कीवर्ड आपका है, जैसे कि सोशल ग्रुप वर्क है, डेवलपमेंटल वेलफेयर है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, तो ये सभी कीवर्ड से जो भी पेपर आएंगे वो इसी के आसपास होंगे, ओके। नाउ आपने जो कीवर्ड निकाले हैं, लिख लिए हैं, उनको आपको सर्च करना है। ये सभी जो इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, यहाँ पर बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, और पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए जैसे गूगल स्कॉलर है, तो गूगल पे मत सर्च करना, गूगल स्कॉलर गूगल का ही है, उसको आप पूरा नाम डालोगे तो वेबसाइट खुल जाएगा, और उस पर आपको नहीं लिखना है कि पेपर रिलेटेड टू दिस वन एंड दिस वन, आपको केवल कीवर्ड डालना है, वो पूरा का पूरा पेपर ही आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। गूगल स्कॉलर हो गया, या स्कोपस डेटाबेस है, स्कोपस पे भी सर्च करोगे, ये स्पेलिंग यूज़ कर लेना। यूनिवर्सिटी, जैसे आप जहाँ पर भी पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज में, उनका अपना हो सकता है पोर्टल हो, या उसके माध्यम से एक्सेस होगा। बहुत सारे जो पेड जर्नल है ना, तो वहाँ पर सभी एक्सेस नहीं कर सकते, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज ने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, तो वहाँ से भी आप सर्च करके पेपर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर रिसर्च गेट है, वहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना, वहाँ पर बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे।
और शोध गंगा, जहाँ पर हमारे इंडिया की जो थीसिस होती हैं, डिसर्टेशंस होते हैं, वो सब इस पर मिल जाती हैं। तो उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या ऑलरेडी पहले से थीसिस लिख रखे हैं लोगों ने आपके टॉपिक पर। तो वो टॉपिक का जो टाइटल है वो डालोगे, शोध गंगा को ओपन करना, लॉगिन करना, उसमें सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर कीवर्ड डालना, वहाँ से बहुत सारी थीसिस आ जाएंगी। टाइटल भी आ जाएगा, किसने स्टडी किया है, कौन सी ईयर में स्टडी किया है, किस यूनिवर्सिटी ने किया है, वो पूरा डिटेल में आ जाता है। तो बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका साई हब है, ये बेसिकली अभी चलता नहीं, पहले चलता था। ये काइंड ऑफ जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं, आप उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पेमेंट करना पड़ता है, या अगर कॉलेज ने एक्सेस दे रखा है तो ईजी होता है, तो लोग जनरली इस पर सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आई डोंट नो ये कितना चलता है, बट आप ट्राई कर सकते हो। बट ये सारे इतने सारे या इन सभी डेटाबेस पे बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। तो आपको कितने पेपर डाउनलोड करने हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पेपर केवल 15-20 पेपर सफिशिएंट होंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो डाउनलोड कर लेते हैं कम से कम 50, 60, 70, इतना आप पढ़ नहीं पाओगे, और इतना ज़रूरी भी नहीं है। आपको केवल पीएचडी एडमिशन के लिए पेपर चाहिए, तो 15-20 पेपर सफिशिएंट होते हैं आपके एरिया के, उसको आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि लगभग आपको 15 से 20 पेपर डाउनलोड करने हैं। तो सर मतलब अपना जो एक बस एक अपन को कीवर्ड लिखना रहेगा वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड सारे पेपर आ जाएंगे। हाँ, उससे रिलेटेड पूरे पेपर आ जाएंगे। मैं आपको अभी सर्च करके दिखा, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक सर्च किया, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ, ठीक है, इसको सर्च किया, देखो सर्च किया आपने, इतने सारे पेपर आ गए, ये बहुत ज़्यादा पेपर हैं, दिख रहे हैं आप। जैसे आपने अगर केवल टॉपिक डालोगे ना, तो केवल इतने सारे पेपर आ गए, इतने सारे पेपर पढ़ नहीं पाओगे आप। तो आपको इसके साथ साथ और भी डालना होगा कीवर्ड, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो रिसेंट वाले पेपर हैं, जो 2026 का यहाँ ईयर लिखा है, तो रिसेंट के जो पेपर होंगे उनको आपको डाउनलोड करना है, पुराने पेपर डाउनलोड नहीं करनी है, ओके। तो इसको आप फिल्टर कर सकते हो। आपका एरिया क्या है, मेडिसिन, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, नर्सिंग, ओके। इस पर क्लिक करोगे तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा, जो आपका एरिया उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे कि हमारा, हम यहाँ पर सोशल साइंस है, इस पर क्लिक कर दिया, इसको फिल्टर कर दिया, ओके। अब आपकी जो संख्या है यहाँ पर नंबर्स कम हो जाएंगे। अब देखिए और कर दीजिए कम, आपको चाहिए क्या, आर्टिकल चाहिए केवल, तो आर्टिकल पे क्लिक कर दीजिए, और किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, ये भी हो गया, ओके। और कीवर्ड क्या क्या आपको यूज़ करना, जैसे मेंटल हेल्थ है, ये भी हो गया। किस पे, अगर आपको फीमेल पे स्टडी करनी है तो ये वाले पेपर आ जाएंगे। तो आपको कीवर्ड यूज़ कर लेना है और जो लिमिट सेट कर देनी है, इससे पेपर और कम हो जाएंगे। अब देखिए 33,000 बचा। अब स्टार्टिंग के 4-5 पेपर यहाँ से आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा होगा। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है पेपर के अंदर, तो इस पर क्लिक करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा पूरा। देखो मेंटल हेल्थ, जितने कीवर्ड हैं इसमें दिख रहे हैं, तो कीवर्ड से सर्च करने से क्या होता है कि वो रेलेवेंट पेपर होता है, वही आएगा सबसे ऊपर। तो आपको इसको पढ़ लेना है कि मतलब पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ये पेपर किसके रिगार्डिंग है, किस टाइप का हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। ऐसे ही सेकंड पेपर, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। ये तो हो गया आपका स्कोपस डेटाबेस। ऐसे ही गूगल स्कॉलर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो पेपर्स है वो रहते किसके हैं, मतलब जो अभी जिन लोगों ने रिसर्च किया है उन लोगों का, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, पीएचडी कर हाँ रहे हैं। नहीं मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, तो मेरा एक पेपर पब्लिश हो गया है, तो वो पेपर आप सर्च करोगे, अगर आपके एरिया के अंदर होगा तो आ जाएगा। अगर जैसे कि मान लीजिए आप मेंटल हेल्थ पे स्टडी कर रहे हो और मेरा पेपर मेंटल हेल्थ पे है, तो वो दिखेगा उस पर। और जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में स्टडी कर रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा, कहाँ गया, किसको पास चाहिए है, तो आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पर कोई रॉय एक करके 3-4 लोगों का पेपर है। इन्होंने 2026 का ये अभी करंट स्टडी है और अभी स्टडी किया हुआ है। ऐसे सेकंड पेपर जो है ये कोई इंडिया के बाहर का पेपर है, ये सोर्स 2026 का पेपर है। तो यहाँ पर 0 लिखा है ना, 0 साइटेशन, मतलब हुआ कि अभी रिसेंट वाला पेपर, इसलिए कोई साइट किया नहीं। जैसे आपने अगर इसको यूज कर लिया पेपर को ना, अपने पेपर प्रपोजल के अंदर आपने साइट कर दिया, तो यहाँ पर दिख जाएगा वो ऐसे करके, ठीक है। साइटेशन देनी होती है वो तो बात की बात है, बट बेसिक चीज़ है। कोई भी पेपर आपके एरिया को जो होगा वो दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, या इस पर नहीं तो फिर आपका गूगल स्कॉलर पे आप सर्च करोगे, जैसे कि मेंटल हेल्थ एंड, अब देखिए इसमें ऑलरेडी दे रहे हैं वो लोग, वेलबींग, सोशल मीडिया, एक्सरसाइज, कोविड, होमलेसनेस, क्राइम, एडिक्शन। तो इसी हिसाब से आपका जो कीवर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ एंड क्या
ओल्ड एज पीपल। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे पेपर आ गए हैं। मेंटल हेल्थ ओल्ड एज, यहाँ पर द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द ओल्ड एज अक्रॉस यूरोपियन यूनियन, जेंडर मेंटल हेल्थ एंड एजिंग, लॉनलीनेस रेजिलेंस मेंटल हेल्थ एंड ओल्ड एज, ये पेपर है। इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद ये पेपर आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर पूरा पेपर दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली किस टाइप का स्टडी हुआ है, अभी क्या क्या हो रहा है। ऐसे करके आपको 15-20 पेपर डाउनलोड करने हैं। इसी प्रकार से बाकी जो डेटाबेस है, समझ में आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कीवर्ड। आपके जो कीवर्ड हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे ही आपको रेलेवेंट जो होंगे पेपर वो मिल जाएंगे। क्लियर? बोलिए। अरे एक पेपर कितने पेजेस का होता है लगभग अप्रोक्स? ये डिपेंड करता है, जैसे कि मिनिमम मान के चलिए कि आपका 15-20 पेज का तो होगा, इतना रहेगा। उससे ज़्यादा भी होता है, बट हाँ ऐसा नहीं आपको पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ कितना कितना पढ़ना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, कोई भी पेपर आप डाउनलोड करोगे ना, सबसे पहले जो टाइटल है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर हमारे लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो मेंटल हेल्थ एंड ओल्ड एज पीपल। ठीक है, अब पेपर का टाइटल से आपको आइडिया लगेगा कि ये रेलिवेंट है कि नहीं। जैसे उसमें लिखा है मेंटल हेल्थ एंड दी चिल्ड्रन, देन दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। मेंटल हेल्थ एंड और कुछ भी हो सकता है, एडोलेसेंट, तो उसको भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो टाइटल से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर रेलिवेंट है कि नहीं है। पहला ये कंडीशन हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। सबसे पहले पेपर के अंदर टाइटल होगा, नीचे एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है, लगभग 200 से लेके 300 वर्ड्स का, तो इजी होता है पढ़ना। ठीक है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली इसके अंदर क्या क्या है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि रिसर्च किसको लेकर के है, कौन सी मैथोलॉजी यूज़ की है, किस एरिया में स्टडी हुआ है, इसका ओवरऑल फाइंडिंग्स क्या है। ठीक है, तो ऐसे 200-300 वर्ड के अंदर पूरी पूरी समरी टाइप की लिखी होती है। तो आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना। पेपर तो लगभग होता है 5000 से लेके 10,000 वर्ड का भी हो सकता है, कोई 10,000 वर्ड से ज़्यादा होता है। आपका फोकस होगा टाइटल पे, एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा है उसको आपको पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आपका जो कंक्लूजन लिखा होता है, कंक्लूजन में जाना, लास्ट में कंक्लूजन को पढ़ लेना। वो भी लगभग आपके 200, 300 या 400 वर्ड का रहेगा, क्योंकि अगर आप 5000, 10,000 वर्ड का पढ़ने जाओगे तो बहुत दिन लग जाएंगे ऐसे बहुत सारे पेपर पढ़ने में। तो इट इज़ बेटर कि आपको पढ़ना है। 1 सेकेंड, फोकस ऑन द टाइटल लिख लीजिए। दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी पेपर में पाए जाते हैं। कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट, उस पेपर में कौन सी मैथोलॉजी यूज़ की है, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा ना किस तरीके से स्टडी हो रही है, प्राइमरी स्टडी है, सेकेंडरी स्टडी है, मिक्स मेथड यूज़ किया है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किस टाइप का है। तो मैथोलॉजी सेक्शन में आप जाओगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये सब एरिया स्टडी लिखा होता है, कौन सी एरिया में स्टडी की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें फोकस करनी है। देन आपको लगता है कि आपका पेपर रेलेवेंट है, देन आप पूरा पेपर पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ ये 3-4 चीज़ें पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर ओवरऑल क्या बोल रहा है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। और क्योंकि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ने की, तो बहुत टाइम लगेगा अगर पूरा पढ़ोगे तो। क्लियर? सर जैसे सब लोग ये बोलते हैं कि क्वालिटी के रिसर्च पेपर पढ़ना, क्वालिटी और अच्छे पेपर, कैसे पता लगेगा कि कौन से क्वालिटी और अच्छा पेपर है? देखो, क्वालिटी का ये है कि आप अगर आप डायरेक्टली गूगल स्कॉलर पर सर्च करोगे तो फिर वहाँ पर कुछ भी आता है। मतलब मैंने बताने के लिए बता दिया था, बट जैसे स्कोपस है, ठीक है, तो इसमें आप अगर सर्च करते हो तो जो पेपर होंगे अच्छे होंगे। स्कोपस है आपका, या और बाकी के जो और अलग अलग मतलब जनरल हो उनको भी जैसे बहुत सारे कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली आपको जर्नल में सर्च करना पड़ता है। ओके, जो आपके एरिया का रेलेवेंट जर्नल होगा उसमें सर्च करिए, इसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है उसको सर्च कर लीजिए। या SSCI अगर पेपर है, SSCI जर्नल का है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, टॉप जर्नल माना जाता है। तो उसके अगर पेपर होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वो तो बात की बात आती है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली पेपर पढ़ना कैसे है, क्या करना है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया स्कोपस है, इसमें सर्च कर लेना। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो जितने भी जो टॉप जनरल डेटाबेस हैं वो जनरली ऐसे इजीली एक्सेसिबल होते नहीं हैं सभी को।
तो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज ने उसका सब्सक्रिप्शन ना लिया हो, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो फिर सिंपली सबसे आसान तरीका होता है गूगल स्कॉलर, ठीक है। बट अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो, जैसे स्कोपस मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मतलब हुआ कि मैं एक्सेस कर रखा हूँ, कॉलेज ने मुझे दिया हुआ है। तो ऐसे करके आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी होगा, उसने अगर सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो यहाँ पर देखेगा, तो आपको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डाउनलोड कर पाओगे। तो ये पेपर हम डाउनलोड कर पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर सकते इसको। तो ये सब स्कोपस है या वेब ऑफ साइंस है, उस पर जाने से आपको देखना पड़ेगा कि आप डाउनलोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बट अदरवाइज़ फिर जो ईजी तरीका होता है गूगल स्कॉलर पे आप सर्च कर सकते हो, या फिर रिसर्च गेट हो गया, और जो मैंने आपको बताया उस पर कर सकते हो, ठीक है। तो सर जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फिर गूगल स्कॉलर वगैरह से हाँ, स्टार्ट करें सबसे सबसे या आसान, उसको हाँ, आप अगर स्कोपस एक्सेसिबल है तो उससे कर लीजिए, नहीं तो गूगल स्कॉलर, ठीक है। रिसर्च गेट, साई हब पे ट्राई कर लेना, इस पे अच्छे अच्छे पेपर मिल जाते हैं। अगर आपको वो एक्सेसिबल में, जनरली अभी तो बंद हो गया, बहुत बहुत दिनों से नहीं ओपन होता है, बट ट्राई करना, हो सकता है ओपन हो जाए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा स्प्रिंजर है, इसको ओपन करना अगर ओपन हो जाता है। बाकी के बहुत सारे जो जर्नल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्जेब्रा के बहुत सारे अच्छे पेपर होते हैं, उनके बहुत सारे जर्नल हैं। तो ये सभी डेटाबेस है। देखो, इसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब हुआ एक काइंड ऑफ डायरेक्टरी, एक बड़ा सा बॉक्स होगा, इसके अंदर बहुत सारे जो जर्नल होते हैं वो अपना पेपर इसमें डाल देते हैं। तो आपको इसी को ओपन करना है, इसमें सभी प्रकार के पेपर मिल जाएंगे। तो आपका इसी, जैसे कि ये सब है, इनको आप ओपन कर सकते, देख सकते हो। जैसे टेलर एंड फ्रांसिक है, तो ये भी है, इसमें बहुत सारे आपको पेपर मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे जर्नल के पेपर मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। तो ये सभी आपको देखना है। जनरली आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो तो आई डोंट थिंक ये सभी एक्सेसिबल होंगे, बट जो गूगल स्कॉलर है वो सबसे ईजी है, ओके। और आप पूछ लेना डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर को पता होगा कि कौन कौन से आप जनरल के पेपर को एक्सेस कर सकते हो, कौन से डेटाबेस आपको एक्सेसिबल है या सब्सक्रिप्शन उसका दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट एंड शोध गंगा, ये सभी लोग एक्सेस कर पाओगे, तो इनसे पढ़ लेना। सर अभी तो सर अभी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वैसे ये तो अभी तो कोई प्रोफेसर नहीं है नहीं, तो आप लोग सर मास्टर्स, इन्हीं से करना पड़ेगा फिर। हाँ, जैसे जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से, फॉर एग्जांपल कोई टीएसएस से है तो वो एक्सेस कर पाते होंगे, या कोई डीयू से है तो मास्टर्स वाले एक्सेस कर पाते हैं, या फिर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका जो कोई सीनियर होगा पीएचडी स्कॉलर, उसको आप बोल दोगे भैया हमको ये वाले पेपर डाउनलोड कर दीजिए, तो वो कर देगा। तो अगर आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो थोड़ा ईजी होगा। अगर आप मान लीजिए डिस्टेंस से कर रहे हो मास्टर, या कर चुके हो, अभी कनेक्टेड नहीं हो किसी कॉलेज से, तो फिर आपको गूगल स्कॉलर, ये रिसर्च गेट और शोध गंगा का ही यूज़ करना पड़ेगा। सफिशिएंट है, इसमें बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं। मतलब जो पेपर आपका स्कोपस में मिल जाएगा, वो चांसेस ज़्यादा है कि वो गूगल स्कॉलर के अंदर भी मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है, मिल जाते हैं पेपर, अच्छे रेलिवेंट पेपर मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये जो क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, जैसे कि ब्लॉग वगैरह होते हैं, कहीं लिखे होते हैं ब्लॉग आर्टिकल, वो आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं होते हैं। क्योंकि आपको रिसर्च करना है, तो जैसे विकीपीडिया है, तो विकीपीडिया पे या गूगल पे डायरेक्टली आप सर्च करोगे तो वो इतना रेलेवेंट नहीं होगा। या आपने इस पर कुछ देख लिया विकीपीडिया पे, वो नहीं पढ़ना है, वो इतना रेलेवेंट नहीं होता है, ठीक है। या फिर बहुत पुराने पेपर, जैसे कि 1985 के, 1999 के, 2000 के, तो ये सब इतना रेलेवेंट नहीं है। हाँ, कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है पुरानी, बट ज़्यादातर पेपर को आपको साइट करना है नए वाले, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको 2025, 2024, 2020 और ऐसे 10 साल तक के पुराने पेपर को आपको फोकस करना है। बहुत पुराने पेपर नहीं पढ़ने हैं, एक्सेप्ट दी थ्योरी वाले पेपर, ओके। तो लगभग 15 या 20 पेपर आपको डाउनलोड करने हैं अपने अपने एरिया के, और उसके बाद फिर उनको पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, 3-4 चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल पढ़ लेना, एब्स्ट्रैक्ट देख लेना उसका, और उसके बाद आपका जो कंक्लूजन होगा वो उसको पढ़ लेना है। मैथोलॉजी सेक्शन जो होता है उसको पढ़ लेना है। ओवरऑल फाइंडिंग्स किसी में दी रहती हैं, किसी में इम्प्लीकेशन दी रहती हैं, तो उसको पढ़ लेना है। और किसी किसी पेपर के अंदर रिसर्च कर दिया रहता है, फ्यूचर रिसर्च के, ताकि और कोई स्टडी करना चाहे तो उस पर कर सकता है। तो वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ोगे तो लगभग
या 1000 वर्ड्स में पूरा पेपर आप पढ़ पाओगे, बजाय कि आप 5 से 8,000 वर्ड का पेपर पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। क्लियर? जी सर। ओके, तो आपको देखना कैसे है कि बेसिकली मिसिंग क्या है। पेपर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना, रिसर्च गैप तो चाहिए, क्योंकि आप स्टडी किस चीज़ पे करोगे। जो रिसर्च गैप मिलेगा आपको पेपर के अंदर, वही आपका रिव्यू लिटरेचर में डालोगे आप, वही आप दिखाओगे पेपर जब प्रपोजल बनाओगे कि भाई ये रिसर्च गैप है, इस पर हम स्टडी करना चाहते हैं। तो जब भी पेपर पढ़ो आपका फोकस होना चाहिए कि इसके अंदर रिसर्च गैप क्या है, क्या चीज़ है जो कि जिस पे हम काम कर सकते हैं या इस पर काम नहीं हुआ है। तो पेपर के अंदर लिमिटेशंस दी रहती हैं, ज़्यादातर पेपर में दी रहेंगी लिमिटेशंस, कि इस स्टडी के द्वारा कोई व्यक्ति ए के द्वारा ये स्टडी किया गया और ये चीज़ें कवर नहीं की गई हैं, इस पे फ्यूचर रिसर्च हो सकती है। ऐसे 3-4 पॉइंट दिए रहते हैं या पैराग्राफ में लिखा होगा। तो वो एक लिमिटेशन जो होती है शायद आपके लिए, आप उस पर स्टडी कर सकते हो, या फ्यूचर रिसर्च गैप करके दिया रहता है तो उस पर आप स्टडी कर सकते हो, या ओवरऑल पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या चीज़ मिसिंग है इस पेपर के अंदर। ओके, या फिर कौन सी पॉपुलेशन स्टडी, फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड ओल्ड एज पीपल, और ये स्टडी फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर 2-3 पेपर हैं, लेकिन यूपी के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये स्टडी नहीं हुआ है, तो पॉपुलेशन देख लेनी है, कौन सी पॉपुलेशन पे स्टडी हो चुका है, कौन सी पॉपुलेशन स्टडी नहीं हुई है। ओके, ये भी चेक कर लेना है। इसके अलावा ये भी होता है कि मैथोलॉजी कौन सी यूज की। फॉर एग्जांपल पेपर आपको मिल गया बट उस पर उन्होंने प्राइमरी डेटा पे स्टडी किया हुआ है, सेकेंडरी डेटा पे स्टडी नहीं है, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, या अगर सेकेंडरी डेटा पेपर अवेलेबल है तो आप प्राइमरी डेटा पे कर लीजिए। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली मिसिंग क्या है, पॉपुलेशन कौन सी स्टडी कौन सी नहीं हुई है, कौन सा मैथोलॉजी उन्होंने पहले यूज़ किया है, कौन सा हम कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्वालिटेटिव स्टडी की है तो आप क्वालिटेटिव कर सकते हो, या मिक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। तो उस पेपर पढ़ने से आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ मिसिंग है, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या चीज़ उन्होंने छोड़ दी है, या कौन कौन से वेरिएबल नहीं लिए हैं। क्योंकि वेरिएबल की तो कोई लिमिट नहीं होती है, हो सकता है 3-4 वेरिएबल उन्होंने लिए हो, कुछ वेरिएबल छूट गए हो या उन्होंने नहीं कवर किए हो, तो वो वेरिएबल आप यूज़ करके आप स्टडी कर सकते हो। सो ओके, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा रिसर्च गैप का, द समथिंग दैट इज़ मिसिंग इन दीज 20 पेपर, ये आपका बन जाएंगे रिसर्च गैप जो आप उसमें लिखोगे। क्लियर? यस सर। ओके, तो जो जनरली जो गलती होती है छोटी छोटी, उनको आपको ध्यान देना है कि पेपर आपको ऐसा नहीं कि 100 पेपर डाउनलोड कर लिए, वो कोई काम का नहीं है। आपका फोकस 10 से लेके 20 तक पेपर सफिशिएंट होते हैं। इतना आप पढ़ोगे तो जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतनी सफिशिएंट होती है पीएचडी एडमिशन के लिए। प्रोफेसर्स आपसे जानना चाहते हैं, बस वो ये देखना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो पेपर, क्योंकि उनको पता है कि मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, इतना नहीं पता होगा पूरा रिसर्च के बारे में। तो बेसिक चीज़ें पूछते हैं वो लोग कि आपका क्या रिसर्च क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैथोलॉजी यूज़ करने वाले हो आप रिसर्च के अंदर, आपने क्या क्या पेपर पढ़ रखे हैं। तो 15-20 पेपर पढ़ोगे तो उसमें से अगर आपको 2-4-5 भी याद रहेंगे कि ये वाला पेपर मैंने पढ़ा था सर, इसका ये ऐसा है, जो भी आप बता पाओगे तो वो सफिशिएंट होता है उनको इम्प्रेस करने के लिए कि स्टूडेंट इच्छुक है और इंटरेस्टेड है वर्क करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ओके, और पब्लिकेशन ईयर चेक कर लेना, बहुत पुराने पेपर ना हो, अभी रिसेंट वाले पिछले 10 सालों के पेपर अच्छे होंगे, और अभी अगर आप साइट करोगे पिछले 2-3 साल के तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। क्लियर? जी सर। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, कितने करने हैं, और क्या क्या चीज़ पढ़नी है उसमें। समझ में आ गया? ये आपके डेटाबेस हैं, इससे आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसका स्नैपशॉट ले लेना। ओके, पेपर आपको ज़्यादा डाउनलोड नहीं करने, 10-15 पेपर डाउनलोड करने हैं बस अपने एरिया के, और जो आपको कीवर्ड यूज़ करना है वो ध्यान रखना बस। तो ये जो पहला सेक्शन था आज की क्लास का वो कंप्लीट होता है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, देन हम लोग जाएंगे वापस रिसर्च प्रपोजल पर, वो उसको कैसे लिखेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब पीएचडी के लिए निकालते हैं ऑप्शंस, सर उसमें अपन को एडमिशन लेने के लिए ये रिसर्च पेपर ज़रूरी है? हाँ, ये तो मैंने शुरुआत में बताया होगा कि पहले आपको प्रपोजल बनाना पड़ेगा और
उसके बाद ही एडमिशन होगा। मतलब अभी अपन को जी सर, मतलब अपन को अभी रेडी रखना है, जिससे कोई कॉलेज निकाले तो अपन सबमिट कर सके। हाँ, देखो ये ऐसा होता है कि आप पीएचडी एडमिशन जब होता है ना, तो वो लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं और नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है कि उनको किस प्रकार का रिसर्च प्रपोजल चाहिए, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, गाइडलाइंस में लिखा होता है कि ये 3000 वर्ड का होना चाहिए, 4000 वर्ड्स का होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या होगा, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेथोलॉजी सेक्शन होना चाहिए, रिव्यू लिटरेचर होना चाहिए। तो वो लोग उसमें ऑलरेडी लिख के देते हैं। तो अगर आपके पास पहले से बना हुआ है ना पहले से, तो बस उसके हिसाब से आप चेंज कर दो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बना के दे दो उनको। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने अपने में चेंज करके उसको भेज दिया। तो एक मास्टर प्रपोजल आपको बना के रखना है, इनको आपको बार बार यूज करना है, चेंज करके मॉडिफाई करके जहाँ पे अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज का, एप्लीकेशन आएगा, वहाँ पर आप जब फिल करोगे डेटा तो उसमें आपको प्रपोजल भी अपलोड करना पड़ता है, तो एक वर्ड फाइल आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट बोल सकते हैं सेक्शन या स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना होता है। जो मैं बता रहा था क्या क्या पढ़ना है पेपर के अंदर, टाइटल आपको देख लेना है, पेपर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्या लिखा है वो देख लेना है। इसके अलावा जो मैथोलॉजी सेक्शन है उसको देखना होता है, इंपॉर्टेंट है। और जो भी आउटकम है, जो डिस्कशन लिखा होगा उसको आपको देख लेना है। ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर के अंदर। बाकी तो पेपर पढ़ ही सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पूरा पढ़ लीजिए, बट जो मोस्ट रेलेवेंट चीज़ है जिससे आपको आइडिया लगे कि पेपर किस चीज़ के बारे में, वो आपके यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पेपर पढ़ने के लिए। अब हमको लिखना है प्रपोजल, तो लिखने के लिए भी ये सभी के सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे एक एक करके। ओके, तो मैंने बता दिया कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कि बेसिकली ये काइंड ऑफ प्लान होता है जो जिसके माध्यम से आप फ्यूचर में स्टडी करने वाले होते हैं। जो भी आपका रिसर्च होगा उसको लेकर के आपकी प्लानिंग क्या है, जैसे कि वो पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे। ओके, आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे है, बाकी लोगों से कैसे अलग होगी आपकी स्टडी जो भी है, क्या उसमें मैथोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। तो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए पहले से, और इस तरीके से आपको प्रपोजल बनाना है। पहला है टाइटल ऑफ द स्टडी। ठीक है, टाइटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कि टाइटल आपका 2-3 लाइन का हो, वो टाइटल नहीं होता है, इतना लेंथी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 वर्ड का होना चाहिए। ओके, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, ताकि आप समझा पाओ बेसिकली आपकी स्टडी किसके बारे में है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ सोशल वर्कर इन इनहेंसिंग सोशल फंक्शनिंग अमॉन्ग यूथ। तो ये हो गया, बस इतना, और बड़ा नहीं करना है। जैसे ऐसा ना हो कि आपका 2 लाइन में 3 लाइन में आपका टाइटल छोटा होता है, 10-15 वर्ड का होगा, एक सेंटेंस में आप उसको लिख सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको आप बता पाओगे अपने मतलब प्रपोजल के बारे में कि बेसिकली टॉपिक क्या है आपका। ठीक है, क्या आपने टारगेट कर रखा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यूथ लिखा है, तो हमारा टारगेट यूथ पर है। कहाँ पर है, रूरल एरिया के अंदर। टॉपिक क्या है, मेंटल हेल्थ। ठीक है, या फिर मैंने ऐसे करके आपको बेसिक चीज़ें आपको आपके टाइटल के अंदर आ जाएंगी। तो बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, और सिंपल टॉपिक हो, छोटा सा टॉपिक हो, और बहुत लंबा पे नहीं लिखना है उसके अंदर। क्लियर। और जो भी पेपर आप पढ़ोगे उसमें टाइटल दिया रहता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लोग कितना लंबा टाइटल लिख रहे हैं, कितना छोटा लिख रहे हैं, तो बेसिक समझ में आ जाएगा आपको वहाँ से। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कभी कभी वो लोग पूरा रिसर्च प्रपोजल आपका पढ़ते नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो वो जनरली फोकस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या लिख रखा है। अगर उन्होंने मांगा, कहीं पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं मांगते हैं, डायरेक्टली टाइटल, इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें मांगते हैं, तो इन केस अगर वो मांग रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि आप पूरा पेपर लिख लोगे, पूरा प्रपोजल बना लोगे, तब आप सही तरीके से लिख पाओगे एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि समरी है, तो समरी लिखोगे कैसे, पहले आप पूरा लिखोगे, देन उसका छोटा समरी बनेगा।
तो इसी प्रकार से ये मान लीजिए हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट, और ये पूरा स्टडी जितने भी स्टेप्स हैं इसके अंदर उसको मिला कर आपने एक छोटा सा समरी लिख लिया, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो ये 150 से लेकर 200 250 वर्ड्स का होता है। और ये वहाँ लिखा होगा जो नोटिफिकेशन के अंदर कि द PhD जो भी एप्लीकेंट है दे शुड लाइक एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा उनको 150 या 250 वर्ड का। तो वहाँ पर आपको बताना है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो स्टडी है उसकी क्या स्टडी है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ पे आप काम करने वाले हो वो लिखना होता है। ओके, बेसिक जो गैप है रिसर्च गैप वो आपको लिखना है 1 लाइन में 2 लाइन में। कौन सी मैथोलॉजी यूज़ करने वाले हो या किया है आपने स्टडी में वो भी लिखना है 1 लाइन में। स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या स्टडी का आउटकम आया हुआ है वो भी आपको लिखना है। तो बेसिकली किसी भी स्टडी को लेकर के आपको ये लगभग ऐसे 7-8 लाइन के अंदर 150 से लेकर 250 वर्ड्स में स्टडी को संक्षेप में बताना होता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, फिर आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण ये स्टडी का ओवरऑल बैकग्राउंड होता है जिसको हम बोलेंगे या इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझ में आता है कि आपका टॉपिक है क्या, बेसिकली किस चीज़ के बारे में टॉपिक है, क्या इशू है, किस इशू को लेकर के आप स्टडी कर रहे हो। ओके, और ये जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, इन सब चीज़ के बारे में आप चर्चा करते हो इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसको लगभग आपको 1 या 2 पेज में लिखना होता है। बहुत लेंथी ये भी नहीं होगा, लगभग आप मान के चलिए 500 वर्ड्स में। और 500 वर्ड्स का मतलब होता है कि एक जो आपका A4 पेपर होता है उसको आप पूरा फिल करोगे तो लगभग 500 वर्ड हो जाते हैं। तो 500 से लेकर 600 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट होता है लगभग आधे पेज का, 250-300 वर्ड आधे पेज में आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका 1 पेज का होगा या 1.5 पेज का लिख सकते हो, 500-600 वर्ड का, इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सब कुछ मतलब बेसिक का बता सकते हो। जैसे मैंने टॉपिक लिया था मेंटल हेल्थ का, तो मेंटल हेल्थ क्या है आपको उसमें बताना है। ठीक है, और मेंटल हेल्थ को लेकर के क्या क्या स्टडी थोड़ा बहुत हुई है, मतलब बाकी यूथ उसके बारे में चर्चा करनी है। और क्या क्या अप्रोच जनरली यूज़ की गई है मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए, कौन सी थ्योरी यूज़ की गई है उसको लेकर के आप लिख सकते हो। और किस एरिया में स्टडी किया गया बताना है फिर कि ये स्टडी क्यों रेलेवेंट है और क्या, मतलब एक इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि आप अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हो। जैसे होता है ना, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो अपने बारे में बताते हो, आपका मास्टर्स कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की, नेट हुआ कि नहीं हुआ, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ऐसे एक ओवरऑल स्टडी के बारे में इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं, तो उसके पूरा आप बता रहे होते हैं टॉपिक के बारे में और क्यों इंपॉर्टेंट है आपका जो स्टडी है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस कि आप स्टडी करने वाले हो। तो ये ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन होता है या बैकग्राउंड होता है। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू सबसे रेलेवेंट है। जैसे अभी मैंने बताया कि पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, पेपर आप पढ़ोगे 10-15 और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि ये, तो वहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू लिख पाओगे। ओके, इसका मतलब होता है कि पहले वाले जो स्कॉलर हैं, प्रीवियस स्कॉलर जो है, उन्होंने क्या क्या स्टडी कर रखी है। ठीक है, वहाँ से क्या गैप आपको नज़र आया उसको लेकर के आप स्टडी करोगे। तो जो पहले जो स्टडी हुआ है उनको आपको साइट करना होता है। आप 1 लाइन 2 लाइन लिखोगे, उसके बाद उनको साइट करोगे इंटेक्स साइटेशन के माध्यम से। जो भी रिसर्चर होगा उसका नाम लिखोगे, इसका ईयर लिखोगे। APA में जनरली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल महेश 2019, आपने किसी महेश नाम के व्यक्ति का पेपर पढ़ा और आपका उनका कोई आइडिया था, वो आपको साइट करना है, लिखना है। तो लास्ट में ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्दर दिस स्टडी आल्सो हाईलाइटेड दैट द मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ द यूथ इन द विलेज अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स एंड ऐसे करके लास्ट में आपको साइट कर देना है। मतलब ये महेश के द्वारा बोला गया तो आपने उसको लिख दिया। ऐसे करके जो स्टडी आप करोगे, जो पेपर पढ़ोगे, उनको आपको साइट करना होगा जो भी आपके लिए रेलेवेंट होंगे। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, अभी शायद कम समझ में आएगा। आप लोग पेपर पढ़ लोगे एक बार तो आइडिया लगेगा, बिकॉज उसमें ऑलरेडी दिया रहता है। जैसे कि आपने कोई पेपर डाउनलोड किया और उसमें लिटरेचर रिव्यू दिया रहेगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ
देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर ओल्ड एज के बारे में बोला गया है, पीपल एक्सपीरियंस जो भी है, थोड़ा सा डेटा दिया रहता है कि भाई क्या क्या स्टडी है और किसने क्या बोला हुआ है, ऐसे करके ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया रहेगा पूरा। फिर लिया यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू, लॉनलीनेस, मेंटल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब लिटरेचर रिव्यू है कि किसके द्वारा क्या बोला गया है। जैसे ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द ब्लेजर among the cause of the emotional distress, the presence of the depressive symptoms is the most frequent as the condition frequently contributed to decrease the QOL। ऐसे फर्दर आगे लिखा है इनके द्वारा इनको साइड किया गया है। फर्दर लिखा है कि रिसर्चर हैज आइडेंटिफाई क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड लॉनलीनेस। ये किसके द्वारा बोला गया, ये बार्जन, ये जो नाम लिखे हैं इनके द्वारा ये सब बात बोली गई है, तो उनको उन्होंने साइड किया है। जो मैं बता रहा था कि नाम लिखना है, साथ में ईयर लिखना है। अगर एक से ज़्यादा ऑथर है तो एट ऑल लगाते हैं, फिर 2-3 से, तो वो भी आपको ध्यान देना है। ये आपका हो गया लिटरेचर रिव्यू, ऐसे करके पूरा काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आपका आएगा मेथड एंड जो मैथोलॉजी सेक्शन वाला पार्ट, समझ में आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन से बड़ा होता है लिटरेचर रिव्यू, मतलब लगभग आपको 2 पेज में लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। सर थोड़ा बहुत आया, थोड़ा ही तो बहुत आएगा, मुझे पता है। स्टार्टिंग में नहीं आता है, मतलब मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी जब मैंने लिखा हुआ था, तो उस टाइम पे गाइड करने के लिए कोई नहीं था, बट फिर भी देखो आप लोग अभी क्या है मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप कोशिश करना, पेपर पढ़ना, 2-4-5 पेपर पढ़ना, फिर लिखना, और जो यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करना। एक पेपर बनाना, मुझे भेजना, मुझे ईमेल कर देना, मैं चेक करके आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। जैसे लास्ट क्लास लिया था मैंने, उसमें 2-3 लोगों ने मुझे भेजा था, मैंने बता, उसमें गलतियाँ बहुत सारी थी, तो मैंने बता दिया था कि भाई पहले तो स्टेप ठीक कर लो, क्योंकि सीक्वेंस अगर सही नहीं है तो फिर वो पेपर देखेंगे नहीं प्रपोजल आपका। तो पहले सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी, इसलिए सबसे पहले इसमें सीक्वेंस ही डाल दिया है कि आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। ये पूरा ऐसे ही फॉलो करते हुए आपको लिखना है और मुझे भेज देना, मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, मैं चेक करके आपको अपडेट उसमें डाल दूँगा जो भी चेंज करना होगा, ठीक है। देन गैप इन द लिटरेचर, जी सर। गैप इन दी लिटरेचर, जो भी आपने लिटरेचर पढ़ा है, जो आपने साइट किया है, फिर आपको नीचे लिखना है कि यहाँ पर ये स्टडी हो चुकी है, एंड माई स्टडी या जो दिस स्टडी लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट इज़ नॉट कवर इन दी प्रीवियस लिटरेचर, और दैट इज स्केयर इन द लास्ट ऑफ प्रीवियस लिटरेचर की जो पहले स्टडी हुई उस पर ये वाला चीज़ कवर नहीं है, और हम जिन वेरिएबल पे या जो वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं उस पर पहले स्टडी नहीं हुआ है, तो ये हमारा गैप कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा था मेंटल हेल्थ का, तो मेंटल हेल्थ अमंग दी एल्डरली पीपल इन दी अर्बन एरिया या रूरल एरिया, सो यू कैन से कि दीज लिटरेचर हाईलाइट दैट द मेंटल हेल्थ कंडीशन अमंग दी क्या लिखा हुआ ओल्ड एज पीपल इन इंडिया कवर दिस टाइप्स ऑफ स्टडी, एंड फर्दर देर इज ए स्कोप फॉर द फर्दर स्टडी in this particular area in this state or this city or this block, so my study will contribute for this types of study। मतलब ऐसे करके तो आपको बना लेना है, जो आप लिटरेचर पढ़ोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ हुई है, क्या क्या चीज़ उसमें स्कोप है आपको स्टडी करने के लिए, तो वो आपका गैप कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, स्टडी किस चीज़ पे आप करोगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई स्टडी करने वाले हैं किसी प्रकार का, तो जैसे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम सरकार चलाती है, ओके, रूरल एरिया के अंदर। इसके बाद भी गांव में आप देखोगे तो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके। ड्रग एडिक्टेड पीपल बहुत ज़्यादा ड्रग लेते हैं वहाँ पर, शराब वगैरह पीते हैं, सोशल मेल एडजस्टमेंट, कई प्रकार की प्रॉब्लम है। इवन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम के माध्यम से फिर भी कंसर्न है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ओके। इसका मतलब क्या है कि दीज वेलफेयर प्रोग्राम्स they don't have long term impact or positive impact on the youth in the rural area। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको आप यहाँ पर लिख सकते हो, so there is a need to examine whether the social group work or social group worker how they can enhance the social functioning of youth by providing like training, skill training। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सोशल ग्रुप वर्क जो प्रोसेस है, जो मेथड है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इवन द गवर्नमेंट ऑलरेडी इंटरवीन बाई वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, बट देर इज़ अ स्कोप थ्रू विच वी कैन स्टडी।
हम एग्जामिन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया यहाँ पर प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा, जो प्रॉपर क्लियर होने चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। देखना चाहिए कि भाई वास्तव में यहाँ पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। अब ये कहीं कहीं पर किसी प्रपोजल के अंदर मांगते भी है, कहीं पर नहीं मांगते हैं। तो अगर मांगेंगे तो इसमें बता देता हूँ। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि आपकी जो स्टडी है, ओके, कि आपकी जो स्टडी है क्यों मैटर करती है। आप स्टडी करेंगे नहीं करेंगे तो वो क्यों मैटर करेगा, क्या उसका रेलेवेंस है, उसको आपको बताना होगा। ओके, तो उस चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी क्या प्रॉब्लम है, देन यू कैन आल्सो हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द योर स्टडी। ओके, नेक्स्ट है रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपके हैं 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्टिव बना लेना। उसी प्रकार के सिमिलर टाइप के बन जाते हैं, मतलब अलग से नहीं लिखाना होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में जनरली हम जो टर्म यूज करते हैं वो आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे टू एग्जामिन, कोई चीज़ एग्जामिन करने वाले हैं, टू एग्जामिन दी इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन द यूथ पॉपुलेशन इन द अर्बन एरिया, या टू एसेस, किसी चीज़ को एसेस कर रहे हो, या फिर टू एनालाइज, किसी प्रकार की चीज़ है उसको आप एनालाइज करने वाले हो, कोई एग्जिस्टिंग वर्क है। ओके, टू स्टडी, टू एवेल्युएट, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना है। तो ऐसे प्रकार, ऐसे करके जो ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे वो स्टार्ट होता है टू से, टू एग्जामिन, टू असेसमेंट, टू एनालाइज, टू ऑल दीज थिंग्स। और ये आपके जो इसी जैसे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे या क्वेश्चन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जो क्वेश्चन आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। एक ही चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव आपका है टू स्टडी द रोल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क इन इम्प्रूविंग सोशल फंक्शनिंग ऑफ रूरल यूथ। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इससे क्वेश्चन भी बन जाएगा, या क्वेश्चन आपके पास है तो ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे लिख रहा है कि टू एग्जामिन, क्वेश्चन कैसे बनाओगे। देखो इसमें बन सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क इन इम्प्रूविंग द सोशल फंक्शनिंग ऑफ द रूरल यूथ। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन गया। तो अगर इफ़ यू हैव द क्वेश्चन देन उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना लो, या ऑब्जेक्टिव है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बना लो। मतलब वो सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन और कुछ है ऑब्जेक्टिव और कुछ है, दिस शुड बी कनेक्टेड। क्लियर? सर और एक बार क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ देखो, इसमें बोल रहा था कि जनरली क्वेश्चन तो आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आइडिया लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव को समझना है तो ऑब्जेक्टिव जनरली हम रिसर्च में जो यूज करते हैं या लिखते हैं वो ऐसे स्टार्ट होते हैं टू से, टू एग्जामिन। तो मैंने बताया कि मान के चलिए कि हम स्टडी करना चाहते हैं और जैसे कि आप असेस करना चाहते हो, यू वांट टू असेस, सो वी स्टार्ट विद द टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ डेवलपमेंट पे ग्रुप एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है उसको हमको असेस करना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है। आपने लिटरेचर भी पढ़ा, उससे देखा कि ये चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव है तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि जो कोर होता है वो एक ही जैसा होता है, बस क्वेश्चन आपको तैयार करने होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका क्या क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट आर द ग्रुप एक्टिविटी दैट हेल्प फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ ऑन दिस सेल्फ डेवलपमेंट, व्हाट आर द ग्रुप एक्टिविटी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। जो चीज़ आप क्वेश्चन कर रहे हो उसी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो आप स्टडी करने वाले हैं उसका काइंड ऑफ एक डिज़ाइन ऑफ वेरिएबल, जिस तरीके से आप स्टडी करोगे वेरिएबल आप ले रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर डिज़ाइन करनी होती है। ओके, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या क्या की वेरिएबल है, ठीक है, वो वेरिएबल कैसे रिलेटेड है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सभी चीज़ें आपको दिखानी होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंटल वेलफेयर अमॉन्ग द यूथ, रूरल यूथ। ओके, सोशल ग्रुप वर्क हो गया, ये आपका एक वेरिएबल हो गया। इसके अलावा फिर सोशल फंक्शनिंग या डेवलपमेंटल वेलफेयर आपका एक वेरिएबल हो गया। ऐसे करके जो वेरिएबल है आपको उसको पूरा बना करके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर लिखना होता है। कनेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई पहले से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है या किसी ने बनाया, उसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, अपना बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क बेसिकली बनाया जाता है ताकि आप समझा पाओ कि आप स्टडी कैसे करोगे। कुछ तो आपको बेस होना चाहिए ना, तो उसके बेसिस पे आप स्टडी करोगे। ये चीज़ें, ये वाले ये कंसेप्ट है, ये वेरिएबल्स हैं, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं और हम इस प्रकार की स्टडी करना चाहते हैं। तो फ्रेमवर्क इसलिए बनाया जाता है जो कि आपको बताता है कि आप स्टडी करने कैसे वाले हो। ओवरऑल जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट आप यूज करने वाले हो वो आपका ओवरऑल दिखाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो, जैसे कोई थ्योरी है, फॉर एग्जांपल सोशल वर्क की, यहाँ पर कोई डेवलपमेंटल थ्योरी है, आप इसको यूज़ करोगे। कहाँ पर यूज़ करोगे? रूरल यूथ पर। कैसे यूज़ करोगे? यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल होंगे या इंडिकेटर होंगे, उनके माध्यम से असेस करोगे इम्पैक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम ऑन दी यूथ। तो मान लीजिए आपके पास 4 वेरिएबल हो गए, 4 फैक्ट हो गए इंडिकेटर, तो ये हो गया। देन इसका क्या होगा? इसका आउटकम निकल के आएगा, एक आउटकम आ गया। तो ये पूरा आपका बन गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। सो स्टार्टिंग विद द थ्योरी, लाइक आपने कोई थ्योरी यूज़ की है, उस थ्योरी के माध्यम से आप स्टडी करने वाले हो ऑन दी रूरल यूथ, एंड रूरल यूथ पे आप असेस कर रहे हो कोई वेलफेयर एक्टिविटी का इम्पैक्ट। तो उसको असेस कैसे करोगे? आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, जो आपके इंडिकेटर होने चाहिए, वही आपने यूज़ कर लिए कहीं से, कोई थ्योरी का या उसको कहीं से भी अडॉप्ट किया हुआ है। देन वी विल यूज़ दीज इंडिकेटर टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ दीज वेलफेयर सर्विसेज ऑन द यूथ। देन इसका आउटकम भी कुछ होगा, अच्छा बुरा जो भी, देन उसको अपने ऐसे बना लिया है, प्रॉपर फ्लो। तो ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, बट अपने हिसाब से आप अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्लियर? नेक्स्ट होता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो मैं यहाँ बता रहा था पहले वाले में, ये सबसे ऊपर वाला एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला होता है। जैसे छाता होता है ना, उसके नीचे हम खड़े हो जाते हैं, बारिश होती है, तो अम्ब्रेला काइंड ऑफ इसमें क्या होता है कि आपको पूरी स्टडी इसी पे निर्भर होती है। जैसे सोशल फंक्शनिंग है, तो सोशल फंक्शनिंग की थ्योरी होती है, वो हमारी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया। ओके, या कोई मॉडल हो गया, कोई अप्रोच हो गई, ये सब हमारी थ्योरी कहलाती है। जैसे कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, आप स्टडी कर रहे हो पॉवर्टी को, तो आपने कार्ल मार्क्स की थ्योरी का सहारा लिया, उसके माध्यम से पॉवर्टी को समझा रहे हो, ठीक है। या और भी बहुत सारी थ्योरी है, या सोशल फंक्शनिंग को समझना है, तो आपने बहुत सारे सोशलिस्ट हैं, इनकी थ्योरी है, उनका आप यूज़ करके उस पूरी की पूरे समझना चाहते हो। तो कई प्रकार की थ्योरी होती हैं, ग्रुप वर्क की थ्योरी है, सोशल फंक्शनिंग की थ्योरी है। सो दीज आर द थ्योरी, उसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसको आप यूज़ करोगे। ओके, सो योर रिसर्च बेसिकली बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कि कौन सी थ्योरी आप यूज़ करने वाले हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्टडी ऑन दी वीवन एम्पावरमेंट पे आप स्टडी करने वाले हो। ओके, वीवन हेल्थ पर, या उनके एजुकेशन पर, या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर, तो यू कैन यूज़ वेरियस फेमिनिस्ट अप्रोच। उस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, पहले बहुत सारी थ्योरी होंगी, तो हम उनका यूज़ कर सकते हो समझने के लिए, क्योंकि अलग अलग थ्योरी अलग अलग तरीके से किसी भी चीज़ को समझाती है, बताती है। तो आपको कौन सा एंगल लेना है, कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है अपने थ्योरी को समझाने के लिए, अपनी स्टडी को समझाने के लिए, वो अप्रोच आप यूज़ करते हो। क्रिटिकल, जैसे कि आप फेमिनिस्ट अप्रोच कई प्रकार की होती है, रेडिकल अप्रोच है, ठीक है, सोशलिस्ट अप्रोच है। तो कौन सी अप्रोच आपको यूज़ करना है अपने स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है रिसर्च मैथोलॉजी।
ये सबसे प्रमुख पार्ट होता है। इसमें हमारा रिसर्च डिज़ाइन आ जाता है कि स्टडी आपकी डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है या एनालिटिकल है। जनरली हमारी जो स्टडी होंगी वो डिस्क्रिप्टिव में आती है। हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं किसी फिनोमेना को या किसी इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे होते हैं, वो भी डिस्क्रिप्टिव में आता है। जैसे सरकार की कोई स्कीम है, उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है पिछले 4-5 सालों में लोगों के लाइफ पर, तो उसको हम इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको जनरली। इसमें आपका मिक्स मेथड यूज़ हो सकता है, क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, या मिक्स हो सकता है। ठीक है, सैम्पल आपने कितने लिए हैं, ओके, पॉपुलेशन कितनी है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है, ये सभी चीज़ें आपका रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर आता है। क्लियर? और लास्ट में आएगा यस सर। एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब होता है कि आप लिखने वाले हो कि व्हाट यू एक्सपेक्ट, आपकी स्टडी से किस प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि दिस स्टडी एक्सपेक्टेड टू शो दैट की जो सोशल ग्रुप वर्क है दैट विल एनहेंस सोशल फंक्शनिंग एंड प्रमोट द डेवलपमेंट अमंग द रूरल यूथ। ये आपने एक्सपेक्ट किया है, आपने इस प्रकार का स्टेटमेंट बना के लिख दिया उसमें। ओके, थोड़ा सा ऐसा लिखना है, बहुत ज़्यादा वैसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग लिख देते हैं कि दिस स्टडी विल एलिमिनेट पॉवर्टी, तो इस प्रकार के एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लिखना है। मतलब आपका स्टडी पॉवर्टी को कैसे ख़त्म कर सकता है, बट यू कैन जैसे लिख सकते हैं कि दिस स्टडी एक्सपेक्ट और दिस विल कंट्रीब्यूट इन दैट वे और इन दैट वे। थोड़ा सा स्टेटमेंट जो होना चाहिए पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, ताकि वो एकदम एक्सट्रीम ना हो कि भाई इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। अनरियलिस्टिक क्लेम नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद टेंटेटिव चैप्टर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो आपके चैप्टर होंगे 3, 4, 5, वो आप लिख सकते हो। ओके, रेफरेंसेस आपको डालने हैं एपीए के अंदर 10-15। जैसे कि मान लीजिए आपने 15 पेपर पढ़े हैं तो 15 रेफरेंस डाल देना, 30 पेपर पढ़े हैं 30 रेफरेंस डाल देना। जितने पेपर आपने पढ़ रखे हैं उनको साइट किया है तो उनको रेफरेंस भी ऐड कर देना है एपीए फॉर्मेट में। और उसको कैसे बनाने हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। ये मान लीजिए आपने ये वाला पेपर पहला पेपर है, लिख रहा होगा द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ इन दी ओल्ड एज एक्रस विजिबल, पहला पेपर। हेलो, यस सर, विजिबल। ठीक है, इसमें यहाँ पर लिख रहा होगा सेव साइट साइटेड बाई 182 रिलेटेड आर्टिकल, दिख रहा है इसी पेपर के नीचे। यस सर। इसमें लिख रहा है कि साइट का मतलब है कि आप यहाँ पर साइट करने वाले हो और ये 182 लोगों के द्वारा साइट किया गया है। तो आप क्लिक करोगे साइट पर, क्लिक करते ही ये विंडो खुल के आ जाएगी। आपको किस में साइट करना है, एमएलए में करना है, एपीए में करना है, शिकागो स्टाइल में करना है, तो हम जनरली एपीए में करते हैं। इस पर क्लिक करोगे, कॉपी कर लेना, कॉपी हो गया और इसी को पेस्ट कर देना है जो मैं बता रहा था रेफरेंस के अंदर। ठीक है, ऐसे करके पूरे पेपर जितने आप पढ़ोगे उसका टाइटल डाल देना गूगल स्कॉलर के अंदर और उसको सर्च करोगे और उस पर जैसे पेपर आपका दिख जाएगा उसमें साइड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो जनरेट करके आपको दे देगा। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एपी फॉर्मेट में ही आ जाता है। उसको आपको पेपर के अंदर डाल देने हैं। तो ऐसे करके जितने पेपर आप पढ़ोगे सबका लिस्ट बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, बस ये करना है। बाकी छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर्मेटिंग आपको एक जैसी करनी है, जो वर्ड काउंट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट एक जैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 स्पेसिंग रखनी है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 पेज में कुछ है 2 पेज में कुछ है। जनरली हम लोग 12 रखते हैं और जो हेडिंग होती है उसको 14 में रखते हैं, ठीक है। और फ़ॉन्ट जो है जैसे फॉर एग्जांपल टाइम्स रोमन लेते हैं जनरली, तो उसको आप ले लेना, वो जनरली स्टैंडर्ड पेपर में लिखा जाता है। ये पेपर के अंदर
जिन्होंने टर्म्स रोमन नहीं लिया लेकिन कोई भी लिया है आप उसको ले सकते हो। टर्म्स रोमन लेके रखना, जनरल 12 रखना, उसका फॉन्ट साइज वगैरह, और फॉर्मेट में 1.5 स्पेसिंग रखना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। और कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, और वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और एक काम करिए, पहले तो आप पेपर डाउनलोड करिए, पढ़िए, और मुझे एक प्रपोजल बना के भेजिए, मेल कर देना, मैं उसमें करेक्शन वगैरह कर दूंगा, देख लूँगा कैसा आपने लिखा है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं उसके अंदर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ये सोच रही थी कि मैं जो टॉपिक लेना चाहती हूँ, जो हमारा यूथ अब सोसाइटी का मतलब प्रेजेंट जनरेशन में है, तो उनका जो रिलीजनल थॉट है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारा डेमोक्रेसी में, ऐसा कुछ टॉपिक मतलब हम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी टॉपिक ले सकते हो। देखो टॉपिक का कोई मना ही नहीं होती है कि आप ये टॉपिक स्टडी नहीं कर सकते। आपका जो इंटरेस्ट है, जिस एरिया में जिस टाइप का स्टडी का आप करना चाहते हो, उस पर पहले से स्टडी हुआ होगा, ये मान के चलिए। ओके, और उसी को आप सर्च करना, उसी के कीवर्ड यूज़ करना, और उस पर बहुत सारी स्टडी पहले से होंगी, उसको डाउनलोड करना, उसको पढ़ना, और बिल्कुल आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा नया टॉपिक होगा उतना ईजी होता है स्टडी करना, क्योंकि कुछ कॉमन ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर सब लोग स्टडी कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है रिसर्च गैप फाइंड करने में या उसका सिग्निफिकेंस बनाने में। तो बट कुछ ऐसे टॉपिक जो कि बहुत अलग हैं, बहुत खास हैं, तो बस उसका लिटरेचर कम मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, और उस पर आप स्टडी कर सकते हो। सर उसका जो टाइटल सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है आपने जो बोला हुआ है वही आपका टाइटल है, उसको आप रिफाइन कर लेंगे। जब आप पेपर पढ़ोगे, पेपर डाउनलोड करोगे, तो आपका जो कीवर्ड होंगे ना, वो ऑलरेडी पेपर में होंगे। जैसे कि आप सब जब सर्च करोगे, तो सर्च करने में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा टाइटल, मतलब ये जो कीवर्ड्स वगैरह जो आपने मुझे बोला हुआ है पूरा सेंटेंस, वो वही कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को आप दो कीवर्ड, तीन कीवर्ड को डालना। उससे बहुत सारे पेपर आएंगे। पेपर में टाइटल वैसे दिया होगा, तो आप जब 10 टाइटल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या टाइटल हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। है ना। तो अभी आपने जो टाइटल सोचा है वो आपका टेंटेटिव टाइटल होता है, वो फिक्स नहीं होता है, बदल जाता है। उससे आपको कीवर्ड निकल जाएंगे, कीवर्ड्स आपको सर्च करने हैं, उससे पेपर डाउनलोड करने हैं, फिर आपको 10 पेपर पढ़ोगे, 10 के जो टाइटल होंगे उसको पढ़ोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारा टाइटल ये हो सकता है, क्योंकि इसका टाइटल ये है, इसमें इस प्रकार का स्टडी किया गया है, तो मुझे इस प्रकार की स्टडी करनी है, तो इसका टाइटल ऐसा हो सकता है। तो वो टेंटेटिव होता है, उसको आप बना सकते हो ऐसे। ठीक, ओके सर। फाइन। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। बेसिकली मेरा ना इस बार नेट भी नहीं हुआ और ना मेरा पीएचडी हुआ, ठीक है। ओके बट मुझे ना रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ओके रिसर्च पेपर लिखना है एक्चुअली मेरे को। तो ओके। क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। आप कौन सी इंस्टीट्यूट से हो, मतलब मास्टर्स कहाँ से किया है? सर मैंने तो इग्नू से किया था। देखो अभी बट पता, मेरे पास सर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक मैंने है। ना स्लम्स में काम किया है सर। कौन कहाँ और कहाँ? मेरा टॉपिक भी बच्चों के ऊपर ही रहेगा, स्कूल टॉपर। ओके ओके, ठीक है, आप कर सकते हो। देखो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं पेपर लिखने में। पेपर लिखने में अगर आप पेपर लिख सकते हो, लेकिन अगर सही जगह पब्लिश करना है, तो अगर आप एफिलिएटेड हैं किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से, तो ईजी हो जाता है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास इंस्टीट्यूट का नाम रहता है, तो आप जब आप उसको कहीं पर भी अपलोड करोगे पब्लिश करने के लिए, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं, पेपर लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जर्नल हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई करके, मतलब उस पर पेपर आप अपलोड कर सकते हो। पेपर देखो अपलोड से नहीं होगा, आप पेपर आप डालोगे, फिर वो लोग चेक करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और उसको ठीक लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदर रिजेक्ट भी कर देते हैं बहुत सारे पेपर। तो एक प्रोसेस होता है पूरा पेपर पब्लिश होने का। आपने लिखा, लिखने के बाद उसका आपने अपलोड किया, उनकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपने चेंज किया, मॉडिफाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 8000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको उतने ही वर्ड्स का लिखना पड़ेगा, कम का ज़्यादा नहीं लिख सकते। उनकी क्या क्या डिमांड है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर आप अपलोड करोगे, फिर वो उसके जो रिव्यूअर होते हैं, वो 1 या 2 या 3 उसको पेपर को देखेंगे, वो कमेंट देंगे कि आप इसमें चेंज कर सकते हो, या उनको पेपर ठीक नहीं लगा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या ठीक लगा तो उसमें रिव्यू डाल सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ चेंज करके आप दीजिए दोबारा। तो पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आप बेटर होगा किसी के साथ एफिलिएट हो जाइए, किसी प्रोफेसर के साथ, तो जल्दी पेपर पब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर आप पेपर पब्लिश कर पाओगे, लेकिन छोटे मोटे जो जर्नल होते हैं वहाँ पर हो पाएगा, ये है। तो सर जैसे इग्नू में मैंने जब किया था, तो मैंने
एक सर से बात करी थी जो मेरे गाइडर थे, तो क्या उन्हीं के साथ मैं बात करूँ? हाँ, इस उन्हीं मामले उन्हीं में, उन्हीं या के फिर साथ कुछ उन्हीं के और हाँ, होगा? उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके पेपर लिख लो। दूसरा एक चीज़ और है होता है पेपर के अंदर कि आपका इंडिविजुअल जब पेपर होगा ना तो शायद इतनी जल्दी ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते वो लोग, अगर उसमें साथ में किसी प्रोफ़ेसर का नाम लिखा होता है। क्योंकि वो जब चेक करते हैं तो ये भी देखते हैं कि ये प्रोफ़ेसर कौन है, इसने कितने पेपर पब्लिश कर रखे हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट से है, उसका एफ़िलिएशन क्या है, कौन सी कंट्री का है। तो क्योंकि कोई भी पेपर पढ़ेगा तो टाइम लगता है, तो जनरली वो टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे पेपर होते हैं। मान लीजिए कि चलिए एक प्रोफेसर के पास, एक रिव्यूअर के पास 50 पेपर रखे हैं, तो 50 में से किसको पढ़ेगा वो? सबको नहीं पढ़ेगा। तो वो देख लेता है कि भाई ये किस कंट्री का पेपर है और किस प्रोफेसर का है, कौन सी इंस्टीट्यूट से है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर है DU का है, कोई TSS का है, कोई IIT बॉम्बे का है, तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे बजाय कि एक ऐसा पेपर जिसका कोई एफिलिएशन है ही नहीं, है ना। भले आपने अच्छा लिखा होगा लेकिन एप्लीकेशन नहीं होने से थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है पेपर पब्लिश होने में, एक चीज़ है। तो आप उनसे बात कर लीजिए प्रोफेसर से और उनसे बोलना कि सर मेरा ये ऐसा पेपर लिखना चाहते हैं आपके साथ, और मेल करना उनको, वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कैसे आगे करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और एनीवन? सर हाँ जी, बोलिए। सर एक एक करके। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि सर मेरा इस बार सिर्फ ओनली PhD हुआ है, तो हम्म मैं ये कंफ्यूज में हूँ कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूँ या फिर जून के लिए पढ़ाई करूँ। देखो ये आई थिंक आपका डिसीजन होगा, बिकॉज आप एलिजिबल हैं PhD एडमिशन के लिए। आपका PhD एडमिशन में हुआ है ना, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर यस द सर। PhD एडमिशन। तो आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए साथ में। देखो इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी होती है, क्योंकि जैसे कि 10-15 पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, उसको प्रपोजल बनाना है, और आराम से 6 महीने में आप थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो आराम से बना लोगे, और अप्लाई भी कर सकते हो कहीं पर भी। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ छोड़ के दूसरी पढ़नी है, दोनों साथ में हो सकता है। हाँ, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है पेपर 1 पेपर 2, और इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप थोड़ा सा टाइम दे करके पढ़ते रहिए, साथ में ये भी काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपको पूरे पेपर पढ़ लेने, आराम से 10-15-20 दिन लीजिए, 2-3-4 पेपर पढ़िए, समझिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यू कैन आल्सो आस्क कि अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे भी। दोनों साथ में लेके चलिए, और कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। एडमिशन भी हो जाएगा और आपका नेट JRF भी हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? फोटोग्राफर टिंकू। जी सर। जी, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। ओके, चलो अच्छा है। और कब अभी सेंट्रल कहाँ पर? सेंट्रल यूनिवर्सिटी GGU में एडमिशन भी हो गया था सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी GGU। ओके, फिर? वहाँ पर मैं गया नहीं, छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ठीक। JRF के लिए ट्राई करो सर, उसके बाद JRF के बाद में PhD करना। ठीक है, आप फोकस करिए, इस बार हो जाए। जो भी जितना मार्क्स कम पड़ रहा है अच्छे से पढ़ाई करिए, और आई होप कि इस बार जून में सभी लोगों का JRF हो जाएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। देन यू कैन टेक एडमिशन फॉर PhD। हाँ सर, कुछ नंबर से चूक गए सर। नहीं, ठीक है। अभी अगर कुछ मार्क्स से रह गया तो और मेहनत करो अच्छे से, अच्छा स्कोर आएगा तो इजी होगा फिर PhD एडमिशन। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछेगा? आरजू, तानिया? सर जैसे डिसर्टेशन में हम लोग सैंपल लेते हैं अप्रोक्स 99 या 100, तो ऐसे रिसर्च प्रपोजल लिखने में भी सैंपल लेने पड़ेंगे? आपको मैथोलॉजी में लिखोगे ना कि सैंपल इतने हैं, 500 सैंपल या 50, 60, 90, दीज आर द सैंपल, उस पर आप स्टडी करोगे तो वो आपको लिखना पड़ेगा। सैंपल साइज कितना है? तो सर रिसर्च प्रपोजल के लिए हाँ, बोलिए। मिनिमम कितने सैंपल लेने पड़ेंगे? वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी कहाँ पर आप स्टडी करो। जैसे किसी गांव में स्टडी करना है तो गांव की पॉपुलेशन कम होती है, तो आप कम सैंपल लोगे। अगर किसी शहर में स्टडी करोगे तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से लगभग आप 100 लेके चलो। देखो ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल मतलब होता है आप प्रपोज कर रहे हो कि हम एक करने वाले हैं।
तो ज़रूरी नहीं कि आप जो करोगे उसको फिक्स सही सही लिखना होता है। आप लिख देना 300-400 सैंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर। हाँ, अगर आपका कोई गांव में एरिया में कोई स्टडी है तो कम सैंपल लिख देना, 200 लिख देना। डिपेंड करता है किस एरिया में स्टडी करें। जैसे आपको अगर 4 गांव का स्टडी करना है तो 4 गांव की पॉपुलेशन 4000 हो गई है, तो आप 400 सैंपल ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक ही गांव में स्टडी करना है तो आप 300, 200, 150 सैंपल ले सकते हो। किसी सिटी में स्टडी करना है स्लम एरिया के अंदर, वहाँ पर मान लीजिए 500 स्लम है, तो आप ऐसे करके लिख लीजिए कि 300, 350, 400 सैंपल हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जो पेपर आप पढ़ोगे ना, पेपर जो मैंने बताया है, उस पेपर के अंदर मैथोलॉजी में लिखा होगा, जो स्टडी उन्होंने की होगी इसमें लिखा होगा इतने सैंपल कवर किए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 10 पेपर के अंदर उन्होंने एवरेज कितना ये लोग सैंपल ले रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप कर लेना, पेपर पढ़ लीजिए पहले, और एक प्रपोजल बनाना टेंटेटिव, जितना भी आपको समझ में आए, जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी, मुझे भेज देना। मेरी ईमेल आईडी आपको पता होगा, और मुझे फिर मैं उसमें करेक्शन वगैरह कर दूंगा, जो भी चेंजेस करना होगा बता दूंगा आप लोगों को। ऐसे करके बन जाएगा प्रपोजल पे। क्लियर? ठीक है, फिर गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर गुड ज्वाइनिंग। नाइट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, sir. थैंक्स टू ऑल।